हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग के एक्सरसाइज 3.3 के सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। साथ साथ मैं आपको क्वेश्चंस भी समझाऊंगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको बार ग्राफ दिया गया है। आपको बार ग्राफ देखकर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। एक क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो यहाँ पर ना पेट एनिमल्स दिए गए हैं, डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स, हैमस्टर्स और दूसरे अन्य जानवर। ठीक है, अदर्स यानी अन्य। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये काउंटिंग भी दी गई है कि डॉग्स को मतलब जिन स्टूडेंट्स का डॉग पेट है उनकी काउंटिंग 8 है, और कैट को पालने वाले 10 हैं, रैबिट्स को पालने वाले 2 हैं। मतलब इस तरीके से आपको यहाँ काउंटिंग दे रखी है। आप बार ग्राफ चेक देखेंगे और फिर आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेट कौन सा है, सबसे ज़्यादा लोग किसको जो है पेट बना रहे हैं या किसको पाल रहे हैं। तो देखो, देखा जाए तो जिसका बार लंबा होगा ना वो पॉपुलर पेट है, कि जितना लंबा बाल है उतना ज़्यादा लोग उसे पसंद कर रहे हैं या उसे पाल रहे हैं जिसका वो पेट है ना। तो जैसे डॉग की लाइन तो कम है, इनको बार बोलते हैं। इसकी सबसे ज़्यादा किसकी है? कैट की है, यानी कैट को सबसे ज़्यादा पॉपुलर है पेट के तौर पे कैट्स। ठीक है, तो आप आंसर में लिखोगे सिंस द बार रिप्रेजेंटिंग कैट इज द टॉलेस्ट, कैट इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। उसके बाद आपको बताना है कि डॉग को पालने वाले बच्चे कितने हैं। तो देखो, डॉग का बार कहाँ तक जा रहा है आप देखोगे तो आप चेक करोगे कि डॉग का बार 8 नंबर तक जा रहा है। तो यानी 8 स्टूडेंट्स हैं जिनका पेट है डॉग। तो आंसर में लिखोगे द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैविंग डॉग इज पेट आर 8। उसके बाद हमें क्वेश्चन 2 दे रखा है जिसमें सेम है, आपको जो है बार ग्राफ देखना है, जिसमें आपको नंबर ऑफ बुक्स दिखा रखी हैं जो कि बुक स्टोर में से बिकी हैं 5 लगातार सालों में। उसके बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर जो 1 सेंटीमीटर है उसका मतलब है 100 बुक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1919 एंड 1992। तो 1990 देखो, ये 1989 का बार है, ये 1990 का, ये 1991 का, ये 1992 का और ये 1993 का। ठीक है, और बता रखा है कि 100, 200, 400, 500, 600, 300 कितनी बुक्स बिकी हैं। ठीक है, तो बार ग्राफ को देख के बताने हैं क्वेश्चंस के आंसर। पहले क्वेश्चन में ये है कि 1989, 1990 और 1992 में कितनी बुक्स जो है बिकी हैं। ठीक है, तो आपको देखना है। तो 1989 में अगर हम देखें तो हमारे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 बुक्स है। ठीक है, यानी ये 100। उसके बाद आप ना स्केल से करेंगे तो आपको पता चलेगा, मतलब स्केल से नहीं, यहाँ जो लिखा हुआ है कि स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 बुक्स, जिस हिसाब से बनाया गया है तो यहाँ 1 यूनिट का यानी 1 सेंटीमीटर का अर्थ है, मीन है 100 बुक्स। तो देखो, अब यहाँ पूछा गया लगभग अबाउट कितनी बुक्स बिकी। तो देखो, अगर आप देखोगे तो इसका ना ही 200 तक जा रहा है ये बार, है ना, और ना ही ये 100 पर है। ये जो है ना थोड़ा सा बीच में भी नहीं है, बीच से थोड़ा सा ऊपर है, इस तरफ है ना। तो यहाँ हमें लगभग करके अंदाजा लगाना पड़ेगा कि 200 से इतना नीचे है तो ये लगभग कितना हो सकता है। या तो ये मेरे हिसाब से 175 से 180 के बीच में होगा, या तो ये 180 होगा, या हो सकता है 175, 176, ऐसे ये हो सकता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं 175। देखो, लगभग आप देखेंगे तो ऐसा आप गेस कर सकते हैं। तो आप आंसर में लिखोगे अबाउट 175। ठीक है, इन द ईयर 1989 की हम बात करें तो इन 1989 175 बुक्स वर सोल्ड। 1990 में तो अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा बहुत हल्का सा नीचे है 500 से, तो आप 475 मान सकते हो। तो 1990 में 475 बुक्स वर सोल्ड। ठीक है, और 1992 की अगर हम बात करें तो इसमें 200 से थोड़ा सा ऊपर है, तो 225 हो सकता है ना, तो 225 बुक्स वर सोल्ड। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। तो किस साल में लगभग 475 बुक्स बिकी थी और 225 बुक्स। तो अगर हम देखें तो 475 बुक्स हमारी 1990 के ईयर में बिकी थी, और 225 बुक्स यानी 200 के आसपास उसका ग्राफ होगा। 200 ये 1992 में
हाँ देखो थोड़ा सा ऊपर है, तो 1992 में जो है 225 बुक्स के आसपास बिकी थी। तो आप लिखोगे 475 बुक्स वर सोल्ड इन ईयर 1990 एंड 225 बुक्स वर सोल्ड इन ईयर 1992। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन से साल में 250 से भी कम बुक्स बिकी। तो देखो जो 200 से नीचे वाला ग्राफ होगा ना, वो है 1989 का, जो 200 से भी नीचे वाला बार है। ठीक है। और बस आई गेस देखो एक 1992 का भी है, ये भी 200 से थोड़ा सा नीचे है। तो आप लिखोगे इन द ईयर्स 1989 एंड 1992 द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड वर लेस देन 250। ठीक है, 250 से तो कम ही है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में है कि आप बता सकते हो कि आप कैसे एस्टिमेट कर रहे हो नंबर ऑफ बुक्स 1989 में जो सोल्ड हुई हैं। तो आप लिखेंगे फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन ईयर 1989 इज अबाउट 1 and 3/4 part of 1 centimeter. We know that the scale is taken in 1 centimeter is equal to 100 books. 100 plus 3/4 multiplied by 100 is equal to 100 plus 75 is equal to 175. Therefore 175 books were sold in the year 1989. तो देखो हमें पता है कि वो 100 से ज़्यादा है 1989 में जो बुक्स सोल्ड हुई हैं, बाहर से पता चल रहा है। ठीक है। और अगर हम कह सकते हैं कि 100 मतलब हर 100 को 1 सेंटीमीटर माना गया, ये 100 1 सेंटीमीटर, इससे ऊपर ये 200 1 सेंटीमीटर में मार्क होगा, 300 फिर 1 सेंटीमीटर छोड़ के मार्क होगा। तो ये जो 1 सेंटीमीटर है 200 तक, ये वाला बीच का हिस्सा है, ये जो 1 सेंटीमीटर है, इसका ये 1989 3/4 मान सकते हैं, 3/4 पार्ट है 1 सेंटीमीटर का, है ना, ऐसा हम मान सकते हैं। तो देखो 100 से वो ज़्यादा ही है, 1989 का बार है ना, तो 100 प्लस 3/4 कर देते हैं और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। तो इसका मतलब इज इक्वल टू 100 प्लस 75 हो गया। इस तरीके से हमें पता चला कि 175 बुक्स जो है सोल्ड हुई होंगी। अगर आप एग्जैक्टली बताना चाहते हैं, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि हमने एस्टिमेट ऐसे किया है कि देखो ये जो है 200 से जस्ट बिलो है। ठीक है। इट इज़ नॉट मतलब ये पार नहीं कर रहा 200 को। ठीक है। इट इज़ नॉट अबव 200, यानी जो बार है वो 200 से ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, वो पार नहीं कर रहा उसको। इट इज़ जस्ट बिलो 200, जो बार है वो 200 से जस्ट छोटा है। सो वी एस्टिमेटेड इट, मतलब हमने इसको एस्टिमेट कर लिया। तो मतलब अगर आप अंदाज़ा भी लगाएं तो देखो 175 या 180 का ही तो लगेगा ना अंदाज़ा, तो हम एक तरीके से एस्टिमेट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन दे रखे हैं डिफरेंट क्लासेस के। तो 5th में 135, 6th में 120, 7th में 95, 8th में 100, 9th में 90, 10th में 80। तो आपको बताना है हाउ वुड यू चूज़ अ स्केल, आप कैसे स्केल चूज़ करोगे। आपको ना इस डाटा पर एक बार ग्राफ बनाना है। तो जैसे एक बार ग्राफ इस तरीके से होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, यहाँ पर बार्स होते हैं और बाकी इस तरफ जो है हम अलग अलग गैप पर, अब यहाँ जो होते हैं ना, जैसे मान लो यहाँ मैंने लिखा 135, यहाँ मैंने लिखा 120, यहाँ मैंने लिखा पहले हम ना ऐसे शुरू करते हैं। देखो एक तो हम कितने कितने मार्क पर करेंगे, ऐसे हम कर नहीं सकते। देखो हम 0 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा यहाँ 0 हो गया। उसके बाद यहाँ हमारा मान लो 10 है, यहाँ हमारा 20 है, यहाँ हमारा 30 है, यहाँ हमारा 40 है, 50 तक मैंने बनाया। तो मैंने यहाँ 10 का गैप छोड़ा है हर नंबर के बीच में। ठीक है, और ये जो मैंने मार्क करे हैं ना, इनके बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप है। तो ये होता है स्केल चूज करना कि आप कितने सेंटीमीटर का गैप रखोगे इनमें। ठीक है, उसके बाद आप कैसे स्केल को चूज करोगे। उसके बाद आपको कुछ और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आपको आंसर करने हैं। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि हाउ वुड यू चूज द स्केल। हम चूज करेंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। हम चूज करेंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन, यानी 1 सेंटीमीटर पे 10 बच्चे, फिर दूसरे सेंटीमीटर पे 20 बच्चे, 10 बच्चों के बराबर है 1 सेंटीमीटर। क्योंकि हम ज़्यादा क्लियर डिफरेंस कर सकते हैं, because we represent a more clear difference between the number of students of class 7 and that of class 9th by this scale। इस स्केल से मतलब हमें इजी पड़ जाएगा रिप्रेजेंट करना स्टूडेंट्स को। ठीक है, उसके बाद हम 7th और 9th क्लास के बच्चों के बीच में भी एक डिफरेंस मोर क्लियरली शो कर सकते हैं इससे। उसके बाद और क्वेश्चन हैं जो हमारे नेक्स्ट पूछे गए हैं, वो ये हैं कि आपको जो है आपको बताना है कि किस क्लास में मैक्सिमम बच्चे हैं और किस क्लास में मिनिमम है। तो देखो आप ना सबसे पहले बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कैसे, हमने 10 से लेकर 150 तक का बार ग्राफ ड्रॉ किया। 10, 20, 30, 40, 50, 10 का गैप है सब में। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर का मतलब है 10 चिल्ड्रन का गैप है। ठीक है, फिर आप 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th ये सारी क्लासेस लिख दोगे और उनके
जो है ग्राफ जो है सॉरी बार ड्रॉ कर लोगे, जैसे फिफ्थ में कितने चिल्ड्रन थे, 135 थे ना, आई गेस, मैं चेक करती हूँ, हाँ 135 थे, तो आप ना 130 से थोड़ा ऊपर रखिएगा, ठीक है, 135 लगभग इधर हो जाएगा, तो 135 तक का बार ड्रॉ करोगे, ऐसे ही सभी क्लासेस का ड्रॉ करोगे। उसके बाद मैक्सिमम बच्चे आप बार को देखकर बताओगे, तो आप लिख सकते हो द नंबर ऑफ children for class 5th is the tallest, there are maximum number of children in class 5th, similarly the bar representing the number of children for class 10th is the smallest, there are minimum number of children in class 10। तो बताओगे कि जो मैक्सिमम नंबर है वो 5th क्लास में है, क्योंकि इसका बार सबसे लंबा है और 10th के लिए सबसे छोटा है, इसका मतलब सबसे कम 10th क्लास में है स्टूडेंट्स। उसके बाद रेशियो आपको बताना है, आपको रेशियो निकालना है स्टूडेंट्स का ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 और 6 के स्टूडेंट्स का आपको रेशियो निकालना है नंबर्स का, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 6 इज 120 तो 6 क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 8 क्लास के स्टूडेंट्स 100 हैं, तो उनकी रेशियो कितना होगा क्लास 6 और क्लास 8 के स्टूडेंट्स का, ये 120 में आप डिवाइड कर दोगे 100 का, ये क्लास 6 के स्टूडेंट्स की संख्या है और ये क्लास 8 के स्टूडेंट्स की संख्या है। उसके बाद जब इसको कट करोगे तो आएगा 6/5, तो आपका रेशियो क्या आ गया 6:5, ठीक है, ये आपका आ गया। ओके, इस तरीके से रेशियो निकाला जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस, ठीक है, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस फर्स्ट टर्म में कैसी थी और सेकंड टर्म में कैसी थी, ठीक है। आपको एक डबल बार ग्राफ बनाना है और उसमें एक स्केल चूज करना है और इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो देखो डबल क्या होता है, जिसमें इस तरीके से बार ग्राफ है ना, तो इसमें दो बार ग्राफ एक साथ हो, मतलब दो बार्स एक साथ हो, जैसे ये देखो ये डबल बार ग्राफ होता है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि सबसे पहले तो इसको देख लो, फर्स्ट टर्म में 100 में से इंग्लिश में 67, हिंदी में 72, मैथ्स में 88, सेकेंड टर्म में भी मार्क्स दिए गए 100 में से, तो किस सब्जेक्ट में बच्चे का इम्प्रूवमेंट बढ़ा है, यानी मान लो इंग्लिश में 67 आया, अगली बार इंग्लिश में 70 आए, यानी 3 मार्क्स से इम्प्रूवमेंट उसका हुआ, आगे उसके मतलब सेकंड टर्म में उसने मेहनत की थी और उसने पिछली बार से ज़्यादा मार्क्स लाए, तो किस में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, किस में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं उसके अगली बार में कोशिश करने पर, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो वो हम कैसे करेंगे, हमें मार्क्स इधर लिखने हैं, इधर सब्जेक्ट्स लिखने हैं, हम यहाँ पर भी 10-10 मार्क्स का गैप रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप फर्स्ट टर्म के इंग्लिश के मार्क्स के दोनों बार एक साथ बनाओगे, फर्स्ट टर्म में उसके कितने मार्क्स आए, उसके आए 67 और सेकंड टर्म में 70, तो पहला जो आपका बार ग्राफ है ये 67 को शो करेगा लगभग इधर, और दूसरे टर्म में 70, तो वो इधर हो गया, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस बता रहे हैं कि देखो पहले 67 थे फिर 70, तो कितने का अंतर है 3 का, है ना। तो देखो इस तरीके से बार ग्राफ ड्रॉ करोगे। उसके बाद हिंदी सब्जेक्ट में 72, उसके बाद कम हो गए 65 हो गए, तो सबसे पहले इसके 72 है, तो 72 लगभग इधर होगा, उसके बाद 65 हो गए, तो 65 लगभग इधर होगा, तो ऐसे आपने दोनों बार जो है ड्रॉ करनी है। तो सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट किस में हुई, तो देखो सबसे पहले ना मैथ्स में सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई, अगर आप देखोगे मैथ में सबसे पहले 88 आए, फिर उसके बाद 95 आए, कितने नंबर्स की इंप्रूवमेंट हुई उसकी, है ना, तो 9 नंबर्स की हो गई। उसके बाद आप 9 नहीं हुई एक्चुअली 7 नंबर्स की हो गई है, तो आप लिखोगे देयर वाज अ मैक्सिमम इंक्रीज इन द मार्क्स ऑब्टेन इन मैथ्स, ठीक है, तो मैथ्स में सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में है हमारे पास कि कौन से सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट सबसे कम हुई है, तो सबसे कम इंप्रूवमेंट मतलब इंप्रूवमेंट हुई है लेकिन कम हुई है, तो देखा जा सकता है कि सोशल साइंस में सबसे कम इंप्रूवमेंट हुई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है कि किसी परफॉर्मेंस किसी सब्जेक्ट में कम भी हो गई है, तो आप देखोगे हिंदी में कम हो गए हैं, पहले उसके 72 आए थे फिर उसके 65 हो गए, यानी पहले से भी कम हो गए, बढ़े नहीं कम हो गए। तो लिखोगे कि ग्राफ देखकर भी आप कर सकते हो कि अब आपने ग्राफ तो ड्रॉ कर ही लिया है, और देखो आपने येलो कलर, आपने डिफरेंट कलर भरना है, ये फर्स्ट टर्म के लिए आपने येलो कलर भरा, सेकंड टर्म के बार को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने ग्रीन कलर भरा, तो आप यहाँ लिख भी देना कि येलो इज रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट टर्म एंड ग्रीन इज रिप्रेजेंटिंग सेकंड टर्म, ओके। तो अब उसके बाद आप बार ग्राफ को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पहले हिंदी में लगभग इसके कितने आए हैं, अगर मैं बार ग्राफ से देखकर पता करूँ तो 72 लगभग यहाँ दिख रहे हैं मुझे। उसके बाद जो सेकेंड टर्म है उसमें कितने मार्क्स आए हैं, उसमें लगभग अगर हम बार ग्राफ से देखें तो 63-65 मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर
आप लिखोगी कि ग्राफ से पता चल रहा है कि परफॉर्मेंस इन हिंदी हैज़ गॉन डाउन, हिंदी में परफॉर्मेंस कम हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम है कि आपको ये डाटा कलेक्ट करना है कि सर्वे हुआ है किसी कॉलोनी में कि क्रिकेट को कितने लोग देखते हैं, कितने लोग बास्केटबॉल को देखते हैं, कितने लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं इसमें। ठीक है, तो आपको एक डबल बार ग्राफ बनाना है, वही स्केल को चूज़ करोगे, फिर बताना है कौन सा स्पोर्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और किसको प्रेफर किया जा रहा है, मतलब किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है, वॉचिंग को या पार्टिसिपेटिंग को, मतलब सबसे ज़्यादा लोग वॉच कर रहे हैं या पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये भी आपको बताना है। तो पहले तो डबल बार ग्राफ हम लोग बना लेते हैं। तो अब यहाँ ना थोड़ा हम स्केल अपना बढ़ा देते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 100 लोगों का रख लेते हैं कि 100, 200, 300 ऐसे हम कर लेते हैं। अगर आप ये चीज़ स्केल आपको खुद से देखना पड़ता है, फिर आप उसी हिसाब से स्केल चूज़ करिए जो आपके लिए अप्रोप्रिएट है ना। तो आपको पता खुद ही लग जाएगा जब आप ग्राफ बनाने निकलोगे ना, मतलब जब आप ग्राफ बनाओगे तो जिस हिसाब से यहाँ नंबर्स दिए गए हैं उस हिसाब से ना आप रख लोगे कि अपना स्केल कैसा होना चाहिए। तो अभी मुझे लग रहा है यहाँ हंड्रेड्स में ये सारे नंबर, तो हंड्रेड्स का ही हम रख लेते हैं, मतलब 100, 200, 300, 1 सेंटीमीटर यानी 100 पीपल मान लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो स्किन कलर है वो वॉचिंग के लिए और जो ब्राउन टाइप का कलर है इसे पार्टिसिपेटिंग के लिए कराया है। ठीक है, शो कर रहा है ये कलर स्किन का वॉचिंग के लिए, ब्राउन का पार्टिसिपेटिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद हम नीचे स्पोर्ट्स लिखेंगे, ये क्रिकेट का है, ये बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी और एथलेटिक्स। ठीक है, उसके बाद कितने लोग जो हैं क्रिकेट देख रहे हैं, वॉचिंग कर रहे हैं, तो वो लगभग हमारे हैं 1220 है ना, लगभग इसी के आसपास, या 30 या 40 भी हो सकते हैं। उसके बाद जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है सिर्फ 610 या 605। ठीक है, उसके बाद बास्केटबॉल में जो लोग देख रहे हैं वो 480 या 85 के आसपास लगते हैं, और जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 300 हैं। ठीक है, तो अब आपको सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये तो आपका ये हो गया डबल बार ग्राफ हो गया। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि कौन सा स्पोर्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो अगर आप लिखोगे द डबल बार ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट स्पोर्ट्स, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन क्रिकेट व्हाइल द लीस्ट नंबर ऑफ पीपल लाइक वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन एथलेटिक्स। तो सबसे लंबा जो है वो ग्राफ स्किन कलर में भी क्रिकेट का ही है और ब्राउन कलर में भी क्रिकेट का ही है। इट मीन्स कि क्रिकेट को सबसे ज़्यादा लोग देख भी रहे हैं और खेल भी रहे हैं। तो लिखोगे इट कैन बी ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन क्रिकेट, इधर तक लिख दोगे एनफ रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में इतना ही पूछा है। सेकेंड में बताना है कि यहाँ पर विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर। ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट कौन सा है। ओके, तो ये तो हमने कर लिया ना। देखो इसका आंसर ना वैसे यही हो जाएगा जो मैंने आपको यहाँ ऊपर दिख दिया ना, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन क्रिकेट, ये इसका यहाँ से सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने देखा नहीं, ड्रॉ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल, ये तो हमने कर लिया। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ, बार ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये पूरा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा होगा कि इससे हमें ये पता चल रहा है कि कितने लोग वॉच और पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग स्पोर्ट्स में। देखा जा रहा है कि क्रिकेट को सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, जबकि सबसे कम लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं और देख रहे हैं एथलेटिक्स को। ठीक है, ये इसकी इन्फॉर्मेशन हो गई। थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि किसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, देख रहे हैं स्पोर्ट को या फिर उसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जैसे बार ग्राफ अगर आप देखो, बार्स जो बता रहे हैं इसका बाहर से पता चल रहा है कि लोग ज़्यादा जो है यहाँ पर वॉच कर रहे हैं। ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। पार्टिसिपेट के बाहर देखो कितने लो हैं और वॉचिंग के बाहर हाई हैं थोड़े। तो हमें पता चल रहा है कि वॉचिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट इज मोर प्रिफेयर्ड देन पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको डिफरेंट सिटीज़ के टेम्परेचर्स दिए गए हैं। minimum or maximum temperature of various cities given in the following table. Which city has the largest difference in the minimum and maximum temperature on the given data? अहमदाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम 29 डिग्री सेल्सियस सभी दिए गए हैं। दिल्ली का 38 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम है, 28 डिग्री सेल्सियस सबसे ज़्यादा मिनिमम हो सकता है। जम्मू का 26 डिग्री सेल्सियस सबसे मिनिमम है और 41 डिग्री सेल्सियस सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। ठीक है, तो आपको बताना है, डबल बार ग्राफ तो बनाना ही बनाना है आपको। इस इंफॉर्मेशन, इस टेबल
को देखकर और फिर बताना है कि किसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस है मिनिमम और उसके मैक्सिमम टेम्परेचर में, किस सिटी में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है उसके मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में। तो ये हमने बार ग्राफ बना लिया। इसमें हमने 10 डिग्री सेल्सियस का रखा है कि 10, 20, 30, 40, 50 ये टेम्परेचर्स हो गए, नीचे की तरफ हमारी स्टेट्स हो गए। तो बार ग्राफ से पता चल रहा है कि जम्मू पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उसकी मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सी जो है सबसे ज़्यादा गर्म सिटी है और कौन सी सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट सिटी है। तो या तो आप बार ग्राफ में देखकर बता सकते हो आपने जो बनाया है, या फिर आप इस टेबल में देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो जिसमें गर्मी पड़ती है वो तो यहाँ पर जम्मू ही नज़र में आ रही है, क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर जिसमें हुआ है 41 डिग्री सेल्सियस वो जम्मू ही दिख रही है, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा हुआ है ना। और मिनिमम में हमें क्या दिख रही है, आप जम्मू इज़ द हॉटेस्ट सिटी, और अगर हम मिनिमम में देखें तो हमें बेंगलोर दिख रही है। देखो बेंगलोर में तो 21 डिग्री सेल्सियस है, सबसे कम है, एंड बेंगलोर इज़ द कोल्डेस्ट सिटी, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको 2 सिटी बतानी है जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वाज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर, मतलब उसका मैक्सिमम टेम्परेचर कम हो मिनिमम टेम्परेचर से। तो ऐसी जो हैं स्टेट्स या फिर हम कह सकते हैं सिटीज़, वो है बेंगलोर, हाँ यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा बेंगलोर, जयपुर और बेंगलोर अहमदाबाद, ठीक है। अगर आप देखोगे कि ये 2 सिटीज़ हैं जहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वाज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अदर, जैसे हमने लिखा बेंगलोर और जयपुर, तो ये हमारा बेंगलोर है, ठीक है, और ये हमारा जयपुर है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर किसी एक सिटी का कम हो और मिनिमम टेम्परेचर दूसरे का जितना हो उससे कम हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर बेंगलोर का मिनिमम यहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि जो जयपुर है उसका मिनिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस है, जबकि बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर जो जयपुर है उसके मिनिमम टेम्परेचर से भी कम है 28 डिग्री सेल्सियस, इसलिए ये एक एग्जांपल है, ठीक है। तो ये 2 सिटी हैं बेंगलोर एंड जयपुर, आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको एक सिटी बतानी है विच हैज़ लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इस मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, जिससे इसमें सबसे कम डिफरेंस है इसके मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में। तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा मुंबई है वो सिटी, ठीक है, तो आप मुंबई नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर 3.3 एक्सरसाइज फिनिश होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू।